हमारे साथ जितेंद्र अरोरा ज्वाइन कर रहे हैं। जितेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आज इटिना स्वदेश पे हमसे बात करने के लिए। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जितेंद्र, सबसे पहले ये बताइए, जो बाजार का डर है कि यूएस मार्केट में और यूरोप में जो रिसेशन जैसा मामला है वो और गंभीर होगा, तो भारत के ऊपर भी आंच आएगी ग्रोथ में, ग्रोथ एस्टिमेट स्केल बैक होंगे, प्रॉफिटेबिलिटी हिट होगी। ये कितना लेजिटिमेट है? या आपको लगता है काफी हद तक भारत जो है वो शील्डेड है? देखिए, कुछ मामलों में भारत शील्डेड रहेगा, पर काफी लिंकेजेस हमारी ग्लोबल मार्केट्स के साथ रहती हैं। अब आप देखें, अगर आईटी सेक्टर, जहां पे इस देश में इतने लाखों लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, उसका ग्रोथ यूएस पे बहुत निर्भर करता है। यूएस की बड़ी-बड़ी कंपनीज जैसे गूगल, मेटा, इन सब के लिए हमारी कंपनीज काफी काम करती हैं। तो उस वजह से हमारे लिंकेजेस इन सब मार्केट्स के साथ हैं। अगर वहां पे हम देखेंगे कि मार्केट कमजोर हो रहा है या इकोनॉमी कमजोर हो रही है, तो उसका असर हमारी मार्केट पर भी आएगा। आपने राजेश गोपीनाथ की कमेंट्री पढ़ी है अभी टीसीएस की, जो आज इकोनॉमिक टाइम्स में आई, जी, मैंने ग्रोथ आज को देखी लेके, सुबह। मार्जिन इंप्रूवमेंट को लेके, जी। अपने रेवेन्यू को डबल करने की। एज अ इंडस्ट्री लीडर क्या आपका ऑब्जर्वेशंस थे? नहीं, राजेश गोपीनाथ जी जो बात कह रहे हैं वो एकदम सही है कि अगर आप देखेंगे, वो जैसा कि आपने इंटरव्यू में पढ़ा होगा, उन्होंने बोला कि जब वो अपने बिजनेस के बारे में सोचते हैं, वो लंबी अवधि से सोचते हैं। वो ये नहीं सोचते कि 1 क्वार्टर में क्या होगा, 2 क्वार्टर में क्या होगा। वो ये सोचते हैं कि 3, 4, 5 साल, 10 साल में टीसीएस क्या कर सकता है। और जब वो उस नजरिए से देखते हैं, तो उनको लगता है कि उनकी कंपनी सही जगह पे है और आगे काफी ग्रोथ होने के आसार हैं। पर बाजार को जो चिंता कई बार रहती है कि अगले 2 क्वार्टर में क्या होगा, अगले 4 क्वार्टर में क्या होगा। इसीलिए जब भी हम अपने इन्वेस्टर से बात करते हैं, हम उनको यही बोलते हैं कि इक्विटी जो है, वो एक लंबी अवधि का इन्वेस्टमेंट है। आप 1-2 क्वार्टर, 3-4 क्वार्टर मत देखें, क्योंकि कई बार उसमें आप गलत निर्णय ले लेते हैं 1-2 क्वार्टर की कमजोरी या तेजी के चक्कर में। राइट। मॉर्निंग जितेंद्र। बिल्कुल, अब जब 2023 का आउटलुक भी समझना है तो आईटी पर तो आपने अपना व्यू दिया, और ये जो ग्लोबल स्लोडाउन के कंसर्न्स है ये थोड़े से तो एक्सटेंडेड दिख रहे हैं। क्या एक्सपोर्ट सेक्टर पर भी हैमर पड़ सकता है? जैसे मेजरली जो सेक्टर्स अवॉइड के लिए या फिर जिन पर थोड़ा कॉशियस व्यू बनता है वो आईटी है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, जहाँ जहाँ भी स्लोडाउन के फियर्स हैं, जिन जिन कंट्रीज में एक्सपोर्टिंग है, क्या ये कंसर्न्स फर्स्ट हाफ ऑफ 2023 में भी देखने को मिल सकते हैं? आईटी पे हमारा व्यू है कि जो भी है आपका कंसर्न जो है, वो Q1 या Q2 में बॉटम आउट हो जाएंगे। और वहां पे फिर जहां भी आईटी स्टॉक्स का भाव रहेगा, वहां से आईटी स्टॉक्स में अच्छा पैसा बनने की उम्मीद है शॉर्ट टर्म में भी। पर 1-2 क्वार्टर तक उसमें वीकनेस रह सकती है। बाकी और एक्सपोर्ट सेक्टर में भी देखिए, अब एक्सपोर्ट सारा एक नजरिए से नहीं देख सकते, क्योंकि कुछ कुछ एक्सपोर्ट हैं जिसमें हमको फायदा मिला पिछले 2 साल चाइना के बंद होने से। अब चाइना वापस आने से उन सेक्टर्स में कमजोरी आ सकती है। पर एट द सेम टाइम अगर हम देखेंगे, कुछ कुछ सेक्टर्स में एक्सपोर्ट बढ़ रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट पीएलआई वगैरह से हेल्प कर रही है, जैसे मोबाइल फोन्स हो गए, और भी ऐसी कई जगह हैं जहां पे पीएलआई आया है। तो काफी गवर्नमेंट का भी इम्पेटस है कि एक्सपोर्ट ग्रोथ बढ़ता रहे और नेट एक्सपोर्ट जो इंडिया का है वो बढ़ता रहे। ठीक है जितेंद्र, जैसे आप शुरुआत में भी कह रहे थे ना कि कुछ एक सेक्टर तो शील्डेड है और काफ़ी जगह पे लीकेज भी है। ये शील्डेड सेक्टर कौन से हैं भारत के, जो अगले 1, 1.5, तो 2, 3, मान लीजिए 2 साल भी मैं मान के चलता हूँ कि ठीक है 2 साल के डिस्टर्बेंसेस रहेंगे? नहीं, हम शील्डेड सेक्टर में एक्चुअली 4 से 8 क्वार्टर तक देखेंगे जहां शील्डेड रहेंगे, प्लस उनका लॉन्ग टर्म भी देखेंगे तो हमको बहुत अच्छा लगता है। तो उसमें सबसे प्रोमिनेंट सेक्टर जो हमारे दिमाग में है वो है फाइनेंशियल्स। अगर आप इंडिया के सबसे बड़े बैंक्स देखेंगे, जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं या लार्ज पब्लिक सेक्टर बैंक्स भी हैं, तो इंडिया में एक गिवन दैट कि देयर इज अ डबल डिजिट क्रेडिट ग्रोथ रहेगा। 10 से 12% कम से कम इकोनॉमी ग्रो करेगी। उसके बाद उससे 2-3% ऊपर सिस्टम का क्रेडिट ग्रोथ रह सकता है अगले 10 साल तक। उस हिसाब से अगर देखेंगे, तो बैंकिंग सेक्टर हम लोग को बहुत अच्छा लगता है, शॉर्ट टर्म नजरिए से भी और लॉन्ग टर्म नजरिए से भी। जितेंद्र, अब ऑटो में क्या ले रहे हैं? पैसेंजर व्हीकल स्टॉक्स, टू व्हीलर स्टॉक्स, सीवीज, या फिर
जो रूरल सेंट्रिक टू व्हीलर्स थे जो बहुत समय तक एकदम साइडवेज हो गए, आपको सबसे ज़्यादा वैल्यू कहाँ मिल रही है? अभी अभी हम थोड़ी देर पहले मारुति के मैनेजमेंट से ये बात कर रहे थे, काफ़ी अच्छा आउटलुक दे रहे हैं एटलीस्ट पैसेंजर व्हीकल, बट आपका इंटरेस्ट किधर है? ऑटो में हम लोग ओवरऑल अगर देखेंगे एज अ हाउस ज्यादा ओवरवेट नहीं है, पर विद इन ऑटोज हम लोग का झुकाव सी ज्यादा है कंपेयर टू टू व्हीलर्स या फिर पैसेंजर व्हीकल्स। टू व्हीलर्स में इवन दो वैल्यू है स्टॉक प्राइसेस में, पर ग्रोथ कैसे आएगी वो अभी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ये ईवी के चक्कर में बहुत सारा नरेटिव काफी यूज सा है वहां पे बाजार के लिए। तो एक बार वो नरेटिव जब क्लियर होगा, जब ये कंपनीज अपने ईवी प्रोडक्ट्स लाएंगे और मार्केट देखेगी कि उन ईवी प्रोडक्ट्स में ये लोग पैसा बना सकते हैं, तो मेरे हिसाब से टू व्हीलर स्टॉक्स में वापस से मार्केट का इंटरेस्ट आएगा। पर अभी आई थिंक वो पॉइंट पे पहुंचने में हम लोग को कम से कम 4 से 8 क्वार्टर और हैं। तो हम लोग देख रहे हैं साइड से थोड़ा, पर पोजीशन अगर आप पूछेंगे तो ज्यादा नहीं है। राइट जितेंद्र, आपको कंज्यूमर स्टॉक्स में इंटरेस्ट है? HUL, डाबर, ये जो वैरायटी है, मैरिको ने तो गाइडेंस भी कम की थी, ये 1-1.5 साल से कहीं गए नहीं है, इनफैक्ट नेगेटिव ग्रोथ है। आज ब्लॉक भी हुआ डाबर में, बट अब ये व्यू आ रहा है कि अगर मार्जिन प्रेशर यहाँ से ईज होगा क्योंकि रॉ मटेरियल नीचे आ गया है, वॉल्यूम ग्रोथ थोड़ी भी रिबाउंड करती है तो अर्निंग अच्छी हो सकती है। आपको इंटरेस्ट आएगा इसमें या अभी नहीं? जी, कंज्यूमर सेक्टर में अगर आप देखेंगे तो हमारा इंटरेस्ट काफी है। हम लोग चुनिंदा स्टॉक्स में अपना पोजीशन कैरी कर रहे हैं, जहां हम लोग ओवरवेट हैं अपने पोर्टफोलियोज में। एंड जैसे आपने बोला, क्योंकि क्रूड का प्राइस नीचे जाने से और काफी जैसे पाम ऑयल का प्राइस नीचे जाने से इनकी जो अर्निंग्स हैं, आय है, उसमें यहाँ से काफी सुधार आने की उम्मीद है। सो उस वजह से अर्निंग्स में ये स्टॉक अच्छे रहेंगे अगले 3 से 4 क्वार्टर। उसके अलावा अगर दुनिया में वॉलेटिलिटी रहती है तो एक डिफेंसिव नेचर भी है इन स्टॉक्स का, जिसकी वजह से इनमें प्राइस में गिरावट सबसे कम होगी अगर मार्केट कहीं भी नीचे थोड़ा सा भी जाता है तो। ऑलराइट, बिल्कुल। जितेंद्र, अब अगले साल के लिए और कौन सी बड़ी थीम 2023 के लिए आपको लगती है जो प्ले आउट होगी? कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी ये तो एक हम डिस्कस कर ही रहे हैं, लेकिन और अदरवाइज और कौन सी स्मॉलर थीम्स रह सकती हैं इसके अलावा? स्मॉलर थीम्स में अगर हम देखेंगे तो कुछ कुछ जैसे QSR एक एरिया है, जिसमें अगर आप देखेंगे कंपनीज का डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड गेन्स काफी रहेंगे। तो ऐसे छोटे छोटे थीम्स हैं जहां पे हम देखेंगे कि ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन या डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंशन की वजह से वो कंपनी ग्रोथ आएगी। सो वो थीम्स हम लोग को अच्छे लग रहे हैं। हो सकता है कि 6 से 9 महीने स्टॉक कहीं नहीं जाए, थोड़ा पैसा ना बने, पर वहां से अगर आप देखेंगे गिवन की 15 से 20% प्रॉफिट ग्रोथ होगा इन कंपनीज में, उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ये बहुत सस्ते दिखेंगे आज से 6 से 9 महीने बाद, अगर प्राइस यहीं रहा तो भी। जितेंद्र, अगले साल जैसे हम एंटर करेंगे तो बजट है, और बजट के बाद ये फुल फ्लेज बजट होगा, उसके बाद फिर चुनाव भी होंगे। तो 1.5 साल वैसे पॉलिटिकली भी देखेंगे तो बड़ा ही ये सेंसिटिव जोन होगा। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर को आप कितना वेटेज देते हैं? यहाँ से जुड़ी हुई कंपनीज भी कम है, बट जो है वो नीश है। जी, नहीं, जैसे कि आपने बोला कि 2024 में हमारे राष्ट्रीय इलेक्शन है, तो उसके बेसिस पे क्लियरली गवर्नमेंट का भी फोकस रहेगा कि ग्रोथ को जितना ऊपर ला सकें उतना अच्छा है। तो एंड एट द सेम टाइम वो चाहेंगे कि एग्रीकल्चरल सेक्टर काफी सपोर्टेड रहे। सो आपकी बात एकदम सही है कि एग्रीकल्चरल कंपनीज अच्छा कर सकती हैं, पर उसमें अगर हम देखेंगे तो आपको चुनना पड़ेगा कि आप किस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि हर कंपनी सेम तरीके से गेन नहीं करेगी। आपका टेलीकॉम के ऊपर क्या व्यू है जितेंद्र? इन द सेंस कि देखिए ग्रोथ के डेटा जो आ ही रहे रेगुलरली, लेकिन आरपू बढ़ने की जो बात है, भारती कह रहा है मेरा आरपू 200 के क्रॉस कर जाए आगे आने वाले कुछ महीनों में। आरपू इंप्रूवमेंट जियो का भी देखा है, और धीरे धीरे जिस हिसाब से वोडाफोन कॉर्नर हो गया है, अब ये एक दो काइंड ऑफ प्लेयर मार्केट बन गया। 5G भी आ रहा है बहुत तेजी से। आप कैसे देखते हैं टेलीकॉम के प्रोस्पेक्ट्स, क्योंकि फाइनेंशियल के बाद अर्निंग सबसे ज्यादा ग्रोथ वहीं आएगी? जी, टेलीकॉम सेक्टर हम लोग को भी अच्छा लगता है। अगर आप हमारे पोर्टफोलियोज देखेंगे तो वहां टेलीकॉम पे भी हम ओवरवेट रहे हैं, और जैसा कि आप बोल रहे थे आरपू बढ़ने की बात है,
सो आरपू ऐसा जरूरी नहीं है कि केवल प्राइसिंग बढ़ने से बढ़ेगा, आरपू बढ़ेगा अगर आपके 2G यूजर्स 3G 4G में कन्वर्ट होंगे, फिर कल को 5G आएगा, उसमें भी कंपनीज अलग अलग पैक्स लॉन्च करके आरपू बढ़ा सकती हैं। सो ये एक सेक्टर है जो हम लोग को अगले 2 से 3 साल के लिए अच्छा लग रहा है और इसमें भी हमारे इन्वेस्टमेंट्स हैं। ऑलराइट, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आज जितेंद्र अपना समय देने के लिए। जल्दी आपसे अब 2023 में फिर मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया।